2.5 करोड़ पाकिस्तानियों का शहर, पाकिस्तान की माशी शहरग और कराची की मुसीबतें, कराची की आफतें, उसके साथ आज एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कराची वालों के साथ आवाज़ से आवाज़ मिलाई और बरमला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक बार फिर इजहार किया कि सिंध हुकूमत कराची में बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने आज मुसलसल तीसरे दिन कराची की बदहाली और बल्दियाती मसाइल पर समाअत की। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि कराची से कश्मीर तक मुकम्मल तबाही है। कराची में सूरत हाल तशवीशनाक हो चुकी है, इसके नताइज बहुत खतरनाक होंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एडवोकेट जनरल सिंध से पूछा कि कराची में रोड नहीं, बिजली नहीं, पानी नहीं, क्या दीगर ममालिक में लोग इन मसाइल पर भी सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं? चीफ जस्टिस साहब ने पूछा, यहाँ माफियाज बैठे हैं जिनका मकसद सिर्फ कमाई है। कराची में रेवेन्यू दफातर और सब रजिस्ट्रार ऑफिस से रोजाना करोड़ों रुपए कमाए जा रहे हैं। यहाँ बात पर पैसा चलता है। गैर कानूनी दस्तावेजात को रजिस्टर कर लिया जाता है। सिंध को माफिया ऑपरेट कर रही है और सिंध हुकूमत लोगों को इस हाल में देखकर इंजॉय कर रही है। सख्त एहतसाब था, सख्त चार्जशीट थी हुकूमत सिंध की जो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी हुई। सुप्रीम कोर्ट बेइंतहा इस्तराब में नजर आई। इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट की दरियाफ्त करने पर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जनाब खालिद जावेद खान ने जवाब दिया कि कराची यतीम शहर बना हुआ है। अगर कराची तबाह हुआ तो पाकिस्तान तबाह होगा। अटॉर्नी जनरल का कहना था कि वफाकी हुकूमत कराची को बचाने के लिए मुख्तलिफ कानूनी और आईनी ऑप्शन सोच रही है। इस वक्त मैं आपको कोई हतमी बात नहीं बता सकता, लेकिन चंद रोज में और बहुत जल्द फैसला हो जाएगा और इस मामले का हल वजीर आजम इमरान खान ने ढूंढ लिया है और पिछले कई रोज से इस सिलसिले में बहुत एक्टिव मुशावरत जारी है। यकीनन वफाकी हुकूमत ने कराची का हल ढूंढ लिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान के कलीदी फैसले आखिरी मरहले में हैं। 2 हफ्ते कबल वज़ीर आज़म ने आर्टिकल 149 के तहत वफाकी मुदाखलत का आईनी इख्तियार इस्तेमाल करके NDMA को कराची के गंदे नाले साफ करने का टास्क दिया था। जो हिदायत जारी की जाएंगी फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट उसको पाबंद है मानने के लिए। 149 के जरिए से आप टेक ओवर नहीं कर सकते, आप डायरेक्शंस दे सकते हैं नेचुरली, क्योंकि जो हिदायत होगी वो कॉन्स्टिट्यूशन आइन और कानून के हिसाब से दी जाएंगी। प्रोविंशियल गवर्नमेंट पाबंद है फेडरल कवानीन की इम्प्लीमेंटेशन कराने के लिए। अगर हालात बहुत ख़राब हो जाते हैं तो आइन के अंदर एक और आर्टिकल भी है, वो है आर्टिकल 234 और 235, जिसके अंदर फेडरल गवर्नमेंट के पास पावर होती है इमरजेंसी लगाने की। अगर इस तरह की अगर प्रोविंस की गवर्नमेंट सही नहीं काम कर रही है और ये हालात बहुत ही ख़राब हो जाए तो वो भी एक ताकत हुई, वो भी आइन का एक हिस्सा होता है जिसके अंदर वो होती है, उसके अपना तरीक़ाकार मुरत्तब किया हुआ है आइन के अंदर, उसके हिसाब से जाके वो करते हैं। जो आइन का आर्टिकल 149 है ये हमारे आइनी ढांचे का एक जुज़्व है और शुरू दिन से है। यानी कि अगर ऐसी सूरत कोई पैदा हो जाए जहां वफाकी हुकूमत ये समझे कि एक ग्रेव मेनेस है, यानी कि एक इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है, मुल्क की जो माशी सूरत हाल है उसके हवाले से या मुल्क में अमन के हवाले से कोई ऐसी सूरत है जिसके हवाले से वफाकी हुकूमत समझे कि बहुत यहाँ पर एक खतरे की सूरत हाल है, उस सूरत में हिदायत फिर सूबाई हुकूमत को दी जा सकती हैं, जिन हिदायत पर अमल करना सूबाई हुकूमत ही का काम होगा। इसी पस मंजर में सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी भी कराची की हालत ज़ार पर तशवीश का इजहार करते रहे हैं। वो कहते हैं कि वफाक गौर कर रहा है कि आइन की किस शिक के तहत कराची में काम किया जाए। कराची क्योंकि बड़ा शहर है, उसकी परेशानियां, उसकी तकालीफ बेइंतहा तकलीफ है। मैं कराची का रहने वाला, पानी के एतबार से, सीवेज के एतबार से, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी जो थी, मैं लोगों से वादे करता था, वादे लेता था KWSB से, सीवरेज वाटर एंड सीवरेज बोर्ड से, मगर कुछ कर नहीं सका। तो हालात बहुत मखदूश हैं। मैं समझता हूं कि अगर वफाक ने कराची से, जो वफाक में हुकूमत है उसने कराची से सीटें ली हैं, फेडरेशन को इस वजह से ज़्यादा फिक्र है, पूरे सिंध की फिक्र है, मगर कराची की इस वजह से ज़्यादा कि MNAs कराची से ज़्यादा है। लिहाजा ये बहस होती है कि भाई किस आर्टिकल के तहत काम किया जाए। बादी और नज़र में लगता है किसी पस मंज़र में आज एक बार फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस गुलजार अहमद ने सिंध में वफाक की मुदाखलत के तनाज़ुर में NDMA को कराची के तमाम नालों की सफाई की हिदायत की और नालों से तजावुज़ात ख़त्म करके 3 माह में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया। हुकूमत सिंध से कहा कि वो अब NDMA की मुआवनत करे।
सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में 3 रुकनी बेंच की सरबराही करते हुए चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि कराची के सब रजिस्ट्रार ऑफिस रोजाना करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। गैर कानूनी दस्तावेजात को रजिस्टर्ड कर लिया जाता है। मालूम नहीं किसकी प्रॉपर्टी किसके नाम पर रजिस्टर हो गई। जब मर जाएगा तो बच्चों को पता चलेगा कि कब्जा हो गया। चीफ जस्टिस ने याद दिलाया कोरोना वायरस में सबसे पहले सब रजिस्ट्रार का ऑफिस खोल दिया गया था। दौरान समाअत कराची में नालों पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन से मुताल्लिक कमिश्नर कराची ने रिपोर्ट अदालत में पेश की, जिस पर अदालत ने अदम इत्मीनान का इजहार किया और सिंध हुकूमत और बल्दियाती हुकूमत पर बरहमी का इजहार किया। कमिश्नर कराची ने अदालत को आगाह किया कि कराची में 38 बड़े नाले हैं। लोग 10 साल से नालों पर रह रहे हैं। इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, पूरा कराची अब गोट बन गया है। लोग मजबूरन नालों पर घर बना रहे हैं। आपकी हुकूमत को कितने साल हो गए हैं, कहीं कानून की अमलदारी नजर नहीं आ रही है। चीफ जस्टिस ने कहा, गुज़िश्ता 20 बरसों में आपने कुछ नहीं किया। न सिंध हुकूमत काम कर रही है और न ही बल्दियाती हुकूमत कुछ कर रही है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि बारिश गैर मुतवक्के नहीं थी, पहले से इंतजाम क्यों नहीं किया गया। पूरे शहर में गिलाजत और गटर का पानी भरा हुआ है। लोग पत्थर डालकर चल रहे हैं। हर गली मच्छर मक्खियों से भरी पड़ी हुई है। सिंध हुकूमत को कुछ नहीं करना तो एनडीएमए से सारे नाले क्यों साफ नहीं करा लिए जाते। एडवोकेट जनरल सिंध ने जवाब दिया, इंतजामिया तजावुजात हटाने जाती है तो लोग मारते हैं। नुक्स अमन का खतरा पैदा हो जाता है, फिर भी 2 माह में तजावुजात का खात्मा कर देंगे। इस मौके पर जस्टिस एजाजुल अहसन ने नुक्ता उठाया कि अदालत ने एक्शन लिया तो तजावुजात हटा देते हैं। क्या कराची जैसे मेगा सिटी ऐसे चलते हैं? चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने ऑब्जर्वेशन दी, ना सिंध हुकूमत काम कर रही है ना लोकल बॉडीज। यहाँ 20 साल से कुछ नहीं हुआ। जो बजट मुख्तस किया जाता है वो भी लगाया नहीं जाता। यही नहीं, गैर मुल्की इमदाद भी अवाम पर खर्च नहीं की जाती। चीफ जस्टिस ने कहा, कराची, सक्खर, हैदराबाद, लाड़काना, दादू समेत सिंध के किसी जिले में भी कोई काम नहीं हुआ। जितने मंसूबे सिंध में शुरू किए सब जाया हो गए। हुक्मरान बस बड़ी बड़ी गाड़ियों या हेलीकॉप्टर में चक्कर लगाकर वापस आ जाते हैं। आज की एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कराची के हवाले से ये तबसरे, ये इम्पॉर्टेंट इसमें अहकामात, इन तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे। इसके लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं पाकिस्तान के नामवर सीनियर कानूनदान, पाकिस्तान के साबिक अटॉर्नी जनरल जनाब अनवर मंसूर खान। बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। तीसरे सक्सेसिव चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं जस्टिस गुलजार अहमद, जो कहते हैं कि कराची के मामलात के हवाले से हुकूमत सिंध बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। हुकूमत सिंध पाकिस्तान की सबसे करप्ट हुकूमत है। इसमें भी ये तीसरे चीफ जस्टिस हैं जो ये बात कह चुके हैं। कराची को के हवाले से यहाँ पे हुकूमत की जो कैफियत है कराची की, वो इंतहाई तशवीशनाक है। आज फिर ये कहा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दूसरे जज साहिबान की ऑब्जर्वेशंस थी। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि विफाक किसी एक्शन पे गौर कर रहा है और उसके आखिरी मरहले में है। आपके ख्याल में ये जो सुप्रीम कोर्ट की और जो कराची की आहो बका है और जो कैफियत है, इसमें किसी फेडरल एक्शन की जो इत्तला दी गई है वो उसकी कितनी गुंजाइश मौजूद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया कामरान साहब, ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। मैं ख़ुद कराची का रहने वाला हूँ। मैंने कराची देखा है 1951 से लेकर और आज तक देखा है, और किस तरह से कराची को तबाह होते हुए देखा है। किस तरह से तजावुजात आई हैं, किस तरह से बिल्डिंगें बनी हैं गलत तरीके से, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो मैंने देखा है इसके अंदर वो है फाइनेंशियल करप्शन। फाइनेंशियल करप्शन एक बड़ा क्रूशल एस्पेक्ट है, और ये फाइनेंशियल करप्शन जब तक कि रोकी नहीं जाएगी, इस शहर के अंदर यही इशू रहेगा और हमेशा रहेगा। आप को याद होगा जब पिछले चीफ जस्टिस थे वो जहां कराची आए थे, तो उन्होंने उस वक्त भी यही कहा था कि जिस तरह से बिल्डिंग्स को यहाँ पर परमिशंस दी गई हैं, उन जगहों पर
जहां पर कि वो होनी भी नहीं चाहिए थी। कैसे दी गई थी कि वो लोग जो KBCA में बैठे हुए थे, वो लोग जो KMC में मौजूद थे, उनको फाइनेंशियली इनरिच किया गया और उनको फाइनेंशियली इनरिच करके अपने मतलब की परमिशंस ली मुख्तलिफ अपनी जगहों के ऊपर। ना ये बड़े क्रूशल एस्पेक्ट है जो हमें देखना है। खान साहब, क्या इसमें आप ये चीज शामिल करेंगे? यकीनन जो आपने मसला बताया सरताज मसाइल में से एक है, लेकिन एक जो बहुत बड़ा मसला है कि जमहूरियत में शहर डिसएनफ्रेंचाइज हो गया है। सिंध के मामलात में कराची की कहीं आवाज नहीं है क्योंकि ये शहर पीपल्स पार्टी को वोट नहीं देता। गुज़िश्ता इलेक्शन में इसने PTI को वोट दिया या MQM को वोट दिया, उनकी कोई सुनवाई नहीं है। और ये मामला ऐसा है कि पीपल्स पार्टी ऑब्वियसली ये समझती है कि इस शहर से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है तो हमें वोट देते नहीं है, जिस वजह से ये जो डिसएनफ्रेंचाइजमेंट हो गई है, जो शहरियों की कोई आवाज नहीं है। 95% सिंध के बजट में कंट्रीब्यूट करता है, मिलता है इसको 2% भी नहीं है। आखिर इस मसले का हल कैसे निकलेगा सर? मैं उसी पे आ रहा था कामरान साहब। यही मैं जो बैकग्राउंड बताया है, ये बैकग्राउंड इसीलिए बताया है कि इस शहर से लोग कमा तो लेते हैं, इस शहर से जो फाइनेंशियल करप्शन की वजह से वो खुद तो इनरिच हो रहे हैं, मगर इस शहर के अंदर पैसा लगाने का कोई वो नहीं है, कोई करना नहीं चाहता है, अनफॉर्चुनेट। और यही वो है जो कि इशू है। जब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, हम ये कहते हैं कि जो 2 प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, एक प्रोविजन तो वो है 149 जिसको बड़ा कॉमनली यूज किया जाता है, और उसमें यही कहा गया है बेसिकली कि फेडरल गवर्नमेंट रिक्वायर कर सकती है प्रोविंशियल गवर्नमेंट को एक सर्टेन तरीके से काम करने का। वो ताबे होगी और वही काम करना पड़ेगा जिस तरह से फेडरल गवर्नमेंट उनको कहे। मगर उसमें एक मसला ये है कि उसमें फेडरल गवर्नमेंट खुद काम नहीं कर सकती है, और उन्हीं के हाथ में आप जो याद होगा आपको कि पिछले चीफ मिनिस्टर, पहले जो चीफ मिनिस्टर थे अरबाब साहब, उनका एक बड़ा मशहूर जुमला था जो कि मुझे याद आता है कि मैं अपनी दाढ़ी किसी और के हाथ में क्यों दूं। और यही एक इशू है कि अगर आपने वो डायरेक्शन तो दे दी, मगर आपने दी उन्हीं को जिन्होंने ये यहाँ पर कार्रवाई करनी है, तो वो गोया आइन की 149 इसका कुल्ली हल नहीं है खान साहब। तो इसका दूसरा हल जो है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी है। मैं जब भी फाइनेंस के ऊपर जोर दे रहा था, बिकॉज फाइनेंशियल इमरजेंसी इसीलिए है कि इस शहर से आप 50% से ज्यादा अर्निंग आपकी है, आपकी कस्टम्स ड्यूटी के से निकलते हैं पैसे, आपके सेल्स टैक्स से पैसे आते हैं, आपके और मुख्तलिफ दीगर टैक्सेस से, इनकम टैक्स से पैसे आते हैं जो कि फेडरल गवर्नमेंट कमाती है। बेसिकली आता यहां से है पैसा, और इस शहर को जो दिया जाता है वो पैसा वो तकरीबन 3% है या 2.5% है, कितना परसेंट है, बड़ा नॉमिनल सा अमाउंट दिया जाता है, और वो भी काम में नहीं आता है। आप देख लीजिए पिछले 5 साल के अंदर जो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर का हाल हुआ है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है। लेकिन खान साहब, आपकी माशाल्लाह बड़ी गहरी निगाह है, जैसा कि आपने फरमाया। अब ये जो फेडरल पूल से जो NFC के तहत हुकूमत सिंध तो हक ले लेती है और पूरा उसके लिए सैकड़ों अरबों रुपए उसको पास आ जाते हैं, लेकिन जो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन है वो नहीं बनाया गया, या गोया के जो कराची जैसे शहर को उसका हक देना है, जो फेडरल पूल से आपने पैसे हासिल किए वो नहीं दिए गए। ये तो सबसे बड़ी नाइंसाफी है। यही मैं कह रहा था कि पैसा सब इनको मिल जाता है, मगर उस पैसे को इस्तेमाल नहीं किया जाता है। जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये सबसे बड़ा शहर है। इस शहर के अंदर से जब आपको इनकम आ रही है तो उस इनकम को इंक्रीज करने के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी देना है। मैं जरा सबसे एक और बड़ी चीज की एक डिफरेंट एंगल के ऊपर मैं आपको लेके चलता हूं कि आप ये कहते हैं टैक्सेस जो हैं वो मैंडेटरी हैं, और चाहे काम हो या ना हो टैक्सेस आपको पूरे देने पड़ते हैं, मगर एक्सपेक्टेशन जो होती है लोगों की, जो पॉपुलेशन है, जो सिटीजन है, जो इस शहर का बासी है, वो ये कहता है कि अगर मैं पैसे देता हूं और मुझसे जबरदस्ती एग्जैक्शन है, कंपल्सरी एग्जैक्शन अगर है,
تو مجھے ریٹرن میں کیا دیا جا رہا ہے؟ جب ہم کورٹوں میں یہ آرگو کرتے ہیں، کورٹ کہتی ہے یہ فیڈرل گورنمنٹ کا اور پروونشل گورنمنٹ کا مسئلہ ہے، اور دیٹ از ویئر دی ہول ڈیفیکلٹی لائز. اور یہیں پر فیڈرل گورنمنٹ کو ہیز ٹو اسٹیپ ان. ان کو اسٹیپ ان کرنے کے بعد فائنینشیل ایمرجنسی ڈکلیئر کرنی چاہیے. فائنینشیل ایمرجنسی ڈکلیئر کر کے اور دے شوڈ اسٹیپ ان دیم سیلز اور اس چیز کو ٹھیک کریں. اگر نہیں کریں گے تو اس کو، شہر کو، اس صوبے کو بالکل تباہ ہو جائے گا. اس لیے کہ کہیں کوئی کام نہیں ہوتا ہے، پیسہ دکھایا جاتا ہے پروجیکٹس میں، مگر وہ پروجیکٹس کاغذ پہ تو بن جاتے ہیں مگر ایکچولی کبھی کوئی پروجیکٹ بنتا نہیں ہے. یہی ایک المیہ ہے اس صوبے کا، یہی المیہ شہر کا. بہت بہت شکریہ جناب انور منصور خان، پاکستان کے نامور سینئر قانون دان، اٹارنی جنرل آف پاکستان رہ چکے ہیں موجودہ حکومت میں بھی اور پھر پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کی حکومت میں بھی. اور انہوں نے کہا کہ کراچی کا ایک ہی حل ہے آئین کے حوالے سے، کیونکہ کراچی فیڈرل ریونیوز میں، فیڈرل اکانومی میں 50% سے زیادہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے. یہاں پہ لامتناہی کرپشن ہے، اس کا کوئی پیرلل نہیں ہے. یہاں پہ کیس بنتا ہے کہ آئین کے مطابق ملک میں فائنینشیل کراچی کے لیے فائنینشیل ایمرجنسی نافذ کی جائے اور وفاق اس کا اختیار سنبھالے. اور یہ وہ چیز ہے جس کا کہ بتایا گیا ہے کہ بہت ایکٹیولی سوچا جا رہا ہے. آج اٹارنی جنرل آف پاکستان نے اس کی باقاعدہ اطلاع سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھی دی ہے، یعنی کہ وزیر اعظم عمران خان اور ان کی حکومت نے بالآخر کراچی کی آہیں اور بپتا سن لی ہے. اور اب وہ شہر جس نے ان کو منتخب کیا، ان کی پی ٹی آئی کو منتخب کیا، جو کہ بری طرح سے سک رہا ہے، اس کے زخم بھرنے کا وقت آ گیا ہے.